गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल को है महावीर स्वामी जी की जयंती। तो हम महावीर स्वामी के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डेली के थॉट के बारे में और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सुबह का विचार जो हम लेकर आए हैं वो स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट है, जो देखते हैं क्या है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक सीखते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपको अनुभव होता रहेगा। और अनुभव से अच्छा कोई भी शिक्षक नहीं है। यानी अनुभव जो आपको सिखा सकता है वो बड़ा से बड़ा शिक्षक भी आपको नहीं सिखा सकता है, ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। और जो बिल्कुल सही बात कही गई है। इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की जो 2023 की थीम है वो क्या है? माइन एक्शन कैन नॉट वेट। इसके साथ में इसको मनाया जाएगा। और सबसे पहले जो इसको मनाने की घोषणा करी गई थी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, वो करी गई थी 8 दिसंबर 2005 को। ठीक है। और उसके बाद 4 अप्रैल 2006 को पहली बार इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया था। स्पेशली जो लोग खदानों में काम करते हैं, खदानों में काम करने वाले लोगों में जो जिस तरीके के रोग या डिजीजेस आ जाते हैं, उन सभी के प्रति पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विसेज के द्वारा। जैसा कि हम सबको पता है कि कंटेंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करने की बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश को भी लेकर आए हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश में जो कंटेंट है या मटेरियल है उसको इंग्लिश में भी लेकर आया जाए। ठीक है। देखिए, महावीर स्वामी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इस बार हम इनका जन्म जो है 4 अप्रैल मंगलवार को मना रहे हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बात करें तो इनका जो बर्थ है, जो बर्थ का दिन है, वो कभी मार्च के मंथ में आता है, कभी अप्रैल के मंथ में आता है। तो इस बार 4 अप्रैल को इनका बर्थ जो दिन है वो आया है। इनका जो जन्म है वो चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे स्वामी महावीर। और साथ में ही जन्म कल्याणक के रूप में लोग इनको जानते हैं। इनका जो जन्म है वो बिहार के वैशाली में कुंडलपुर गांव में हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। तो ये जो दिन है स्पेशली हम महावीर स्वामी जी को याद करते हुए मनाते हैं। जन्म धर्म और स्वामी महावीर जी की जो शिक्षाएं हैं उनके प्रसार के बारे में बात करते हुए मनाते हैं। जैन मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों को जो धार्मिक अनुष्ठान के क्रियाकलाप है वो किया जाता है इस दिन को। महावीर स्वामी जी को तीर्थंकर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 4 तीर्थों साधु साध्वी श्रावक और श्राविका की स्थापना करी थी, जिस वजह से इनको तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो कठिन साधना करे और कठिन साधना के बाद में अपनी आत्मा को ही तीर्थ के रूप में बना ले, यानी उसकी आत्मा ही तीर्थ बन जाए। कहीं कहीं हमें महावीर स्वामी जी का जो जन्म का की जो तिथि है वो 615 ईस्वी पूर्व भी मिलती है। पहले इनको जो इनका नाम था, प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान था। बाद में इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा था। इनके माता पिता के बारे में बात करें तो राजा सिद्धार्थ थे, इनके पिताजी थे। और जो रानी त्रिशला थी वो इनकी माता जी थी। रानी त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी और राजा सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको हम कैवल्य भी कहते हैं जैन धर्म में, है ना। इनकी अगर मृत्यु या निर्वाण के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, कार्तिक अमावस्या के दिन 527 ईसा पूर्व में। इनके एक भाई और एक बहन थे। ठीक है। तो भाई कौन थे? तो भाई नंदीवर्धन थे और बहन का नाम सुदर्शना था। महावीर स्वामी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, लेकिन जो माता पिता थे उन्होंने इनका विवाह करवाया था यशोदा नाम की एक कन्या से, जिससे बाद में इनको एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रिय दर्शिनी।
देखिए, महावीर जी का जो पूरा ध्यान था, जो उनका विचार था, वो सन्यास की तरफ था, ब्रह्मचर्य की तरफ था। इसलिए उनका सांसारिक जो भोग विलास है, जो सुख सुविधाओं की चीजें हैं, उसमें इनका ध्यान नहीं लगा और 30 साल की उम्र में इन्होंने अपने सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल चुके थे ये, और कुंडलपुर में इनको दीक्षा मिली थी। साथ में मैं ये भी आपको बता दूं कि 12 साल तक इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या करी थी और 42 साल की उम्र में जाकर इनको जुम्भिक ग्राम के पास रिजु बालिका नदी थी, वहां पर साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से इनका नाम वर्धमान से क्या बन गया था, महावीर बन गया था, यानी लोग महावीर के नाम से इनको जानने लगे थे। जैन ग्रंथों में जो जैन धर्म से संबंधित 23rd नंबर के तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं, वो कौन है, तो पार्श्वनाथ जी हैं, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो इनको 527 ईस्वी पूर्व में कार्तिक मास के कृष्ण अमावस्या का जो दिन था, उस दिन बिहार का जो पावापुरी है, जिसको हम आजकल राजगीर के नाम से जानते हैं, वहां पर एक जल मंदिर था। उस जल मंदिर में ही 72 साल की उम्र में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो दुनिया को दिया जाने वाला सबसे अहम संदेश है, वो क्या है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा सभी धर्मों में सर्वोपरि है। यह संदेश दिया गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी महावीर स्वामी जी के बारे में। अच्छा, कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ कवर करी थी और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसने 18 देशों को ये मंजूरी दी है कि वो वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं भारत में भारतीय बैंकों की सहायता से, जिससे कि जो नेशनल करेंसी है उसमें व्यापार किया जा सके दो देशों के बीच में। तो इसी क्षेत्र में हम देख रहे हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि भारत और मलेशिया अब भारतीय रुपए में व्यापार कर सकते हैं। और इसके लिए जो कुआलालंपुर यानी मलेशिया की जो राजधानी है, वहां पर एक उनका बैंक है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, उसने भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक समझौता करा है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक स्पेशल रुपए पोस्टो अकाउंट खोलकर इस सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं मलेशिया के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप मलेशिया का मैप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है मलेशिया और एक उष्णकटिबंधीय देश है। साथ में मलय सागर दो भागों में बांटता है मलेशिया को और मलय सागर के नाम पर ही इसका नाम मलेशिया पड़ा है। यहाँ के अगर धर्म के बारे में बात करें तो यहाँ का आधिकारिक धर्म इस्लाम है, राजभाषा मलय बोली जाती है, मुद्रा मलेशियाई रिंगित है और राजधानी कुआलालंपुर है। प्रधानमंत्री यहाँ पर अनवर इब्राहिम हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है 1 अप्रैल 2023 को। जो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह है, उनको अपॉइंट कर लिया गया है भारतीय नौसेना में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में, है ना। देखिए, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। स्पेशली जो समुद्री इलाके हैं भारत के, उसकी रक्षा के लिए सशस्त्र बल के रूप में इसकी समुद्री शाखा के रूप में स्थापना करी गई थी। इसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और इस समय प्रेजेंट में जो प्रमुख एडमिरल हैं वो कौन है, जिनके बारे में हमने कल भी बात करा था, आर हरि कुमार जी हैं, ठीक है ना। और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, शाम नो वरुणः। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। ये बोला गया है कि मार्च 2023 के दौरान जो जीएसटी राजस्व संग्रह है वो 13% बढ़ गया है ना। ऐसी बात बताई गई है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, और बोला गया है कि जो राजस्व संग्रह है वो 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है, ऐसी बात करी गई है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके अंतर्गत वृद्धि देखने को मिली है। इसकी जो वजह बताई गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये बताई गई है कि जो सरकार के टैक्स अनुपालन को सुधारने का प्रयास किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसका प्रभाव पड़ा है जीएसटी कलेक्शन पर। जैसा कि आप इसमें बार डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन करोड़ में जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है वो हुआ है
पिछले साल अप्रैल से लेकर अभी तक मार्च के बीच में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर R.G. पटेल जी को नियुक्त किया गया है। और ये जो बोर्ड है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है भारत में, है ना। इसका जो उद्देश्य क्या है, स्पेशली ये जो बोर्ड है इसको कब बनाया गया था? तो नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के तहत बनाया गया था। और ये एक नियामक संस्था के रूप में, यानी एक जो है नियम कानून बनाने वाली संस्था के रूप में स्थापित करा गया था केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। देखिए, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत इस बोर्ड की स्थापना करी गई थी। और साथ में इस बोर्ड का जो उद्देश्य है या काम है वो क्या है वो देखते हैं। तो स्पेशली जो वाणिज्यिक सरोगेसी है उस पर प्रतिबंध लगाना है, उसको रोकना है। और एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड की स्थापना और साथ में ही राज्य सरोगेसी बोर्डों की स्थापना करना है ना। साथ में ही जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा होते हैं उनको कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि उस बच्चे को ये अधिकार है कि वो अपने जैविक माता पिता की पहचान कर सके और साथ में ही माता पिता की विरासत या संपत्ति में उसका अधिकार होता है। इन सब बातों की देखरेख करना इस अधिनियम के तहत दिया गया है बोर्ड के काम के रूप में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हिताची पेमेंट सर्विसेज के नए प्रबंध निदेशक कौन हुए हैं? तो सुमिल बिकमसे को नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे रुस्तम ईरानी की, है ना। और 1 अप्रैल से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज में कैश बिजनेस के सीईओ थे बिकमसे, है ना। और अब क्या बन गए हैं? ये प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। हिताची पेमेंट्स के बारे में बात करें तो ये 15 साल से भुगतान समाधान कंपनी के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि ये एग्रीगेटर व्यवसाय शुरू कर सके, और जिसके तहत ये काम कर रहा है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको नोएडा में मिलेगा। और साथ में ही पहली इन हाउस कैश मैनेजमेंट यूनिट भी इसने स्थापित करी है नोएडा में। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ओपेक के बारे में। ओपेक और उसके जो सदस्य देश हैं उन्होंने क्या घोषणा करी है? उन्होंने ये घोषणा करी है कि वो हर दिन मतलब वे प्रतिदिन लगभग 1.16 मिलियन बैरल तेल उत्पादन को और कम करेंगे, ऐसी बात कही गई है ओपेक और उसके सदस्य देशों के साथ ने, ठीक है ना। 2 अप्रैल को ऐसी घोषणा करी है। इसकी जो वजह बताई गई है, ये बोला गया है कि जब इस तेल की कटौती करी जाएगी, लगभग 2 मिलियन बैरल की कटौती की जाएगी, तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर या आर्थिक कंडीशन के ऊपर भी पड़ेगा। ओपेक के सदस्यों द्वारा जो घोषित उत्पादन में कटौती करी गई है वो देख लेते हैं। जैसा कि लिस्ट में आप देख रहे हैं, रूस है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, कजाकिस्तान है, अल्जीरिया है, ओमान है। उन्होंने कितने कितने जो है बैरल तेल की उत्पादन की कमी के बारे में बात करी है। ओपेक प्लस के बारे में बात करें तो ओपेक सदस्यों और दुनिया के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है ओपेक प्लस, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है वो भी देख लेते हैं। तो अजरबैजान है, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान है। अच्छा, अब मैप को देख लो। जो ब्लू कलर है वो ओपेक को दिखा रहा है और ग्रीन कलर ओपेक प्लस को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट जो यूरोपीय देश हैं वो शामिल हैं ओपेक प्लस के देशों में। और जो ब्लू कलर में अधिकतर वो देश हैं जो जहां पर बेसिक रूप से तेल का उत्पादन किया जाता है, निर्यातक देशों में जो शामिल है। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से रिलेट करते हैं, तो मैक्सिको हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि ओपेक एक गठबंधन है देशों का, ठीक है ना, जो स्पेशली तेल का निर्यात करते हैं, है ना। और जिसमें ओपेन प्लस के देश भी शामिल है। तो ओपेक की जो स्थापना करी गई थी वो 1960 में बगदाद सम्मेलन के टाइम पर करी गई थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा,
ठीक है ना, जो ओपेक के स्थायी सदस्य हैं। अब इस टाइम पर ओपेक के 15 सदस्य हैं, जिसमें देख लेते हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैवान, आईएन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। ओपेक का मुख्यालय हमें ऑस्ट्रिया के वियना में मिलेगा। और इसका जो संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी निर्यातक देश है, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको बनाना, उसको क्रियान्वित करना और जो भी परेशानियां आती हैं उसको मिलकर सॉल्व करना ही इस ओपेक या गठबंधन का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल को कोलंबो में वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है उस स्टार्ट किया गया है। तो इस अभ्यास का नाम क्या है, स्लिनेक्स 2023, और इसका स्लिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण है जो स्टार्ट किया गया है। और इसको 3 दिन तक किया जाएगा, 2 चरणों में करा जाएगा, ठीक है ना। पहला जो फेज है वो क्या है, बंदरगाहों पर करा जाएगा, और दूसरा फेज है समुद्री यानी समुद्रों पर किया जाने वाला अभ्यास। तो 2 तरीके से किया जाएगा। और इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से अगर बात करें तो INS किल्टन और INS सावित्री भाग ले रहे हैं। और श्रीलंका की नौसेना की तरफ से बात करें तो SLNS विजय बाहु और SLNS समुदुरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के लिए जो चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान भी शामिल हैं। और जो श्रीलंका वायुसेना है उसकी तरफ से ड्रोनियर और BEL 412 हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग लेंगे। अच्छा, पिछली बार जो इसका 9th एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था, तो 9th एडिशन की जो एक्सरसाइज वो कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी, तो बे ऑफ बंगाल के विशाखापट्टनम में कराई गई थी 10 मार्च 2022 को, जिसका नाम है स्लिनेक्स 2022 जिसका नाम था, ठीक है ना। और अभी क्या हुआ है, स्लिनेक्स 2023 इसका 10वां संस्करण है जो 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 3 दिन तक चलेगा, 2 फेजेस में इसको कंडक्ट कराया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, भारत और रोमानिया ने सशस्त्र बलों के बीच में व्यवहारिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करा है। किसने, भारत ने और रोमानिया के बीच में एक समझौता हुआ है सशस्त्र बलों के बीच में व्यवहारिक जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में ये जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर करा गया है। रोमानिया के जो उप रक्षा मंत्री हैं सिमोना कोज़ोकारू और भारत के जो रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने उनके बीच में, दोनों देशों के बीच में ये पहला रक्षा सहयोग समझौता है जो करा गया है। स्पेशली इसमें जो टॉपिक है या जो फील्ड है जिसको शामिल करा गया है, तो मिलिट्री एजुकेशन, ट्रेनिंग, साइबर डिफेंस, मिलिट्री मेडिसिन, मिलिट्री हिस्ट्री जैसे एरियाज को कवर करा जाएगा और उनके साथ मिलकर या इन विषयों पर काम किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। रोमानिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप यूरोप का मैप देखिए, जैसा कि मैप में आप देख भी रहे हैं। तो यूरोप में आप जब दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा देखेंगे तो वहां पर आपको रोमानिया देखने को मिलेगा, जिसकी सीमा हंगरी आप देख सकते हैं मैप में, हंगरी, यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया और काला सागर से लगती है, ठीक है। रोमानिया के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में रोमन साम्राज्य आता है, वृहद रोमन साम्राज्य, महान रोमन साम्राज्य, जिसमें हम ओटोमन साम्राज्य के बारे में भी बात करते हैं। तो इसको जो स्वतंत्रता मिली थी तो 1877 में मिली थी, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में ये जो देश है वो गणतंत्र बन गया था। यहाँ पर आपको कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम जो धर्म से संबंधित लोग हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रपति यहाँ पर क्लाउस इहोहानिस है और राजधानी बुखारेस्ट है। आधिकारिक भाषाएं रोमानियाई सांकेतिक भाषा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर सरकार के स्वरूप के बारे में बात करें तो गणतंत्र, एकात्मक राज्य, संसदीय गणतंत्र, अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मुद्रा के बारे में बात करें तो रोमानियाई ल्यू यहाँ पर यूज करी जाती है मुद्रा के रूप में। फ्रांस ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको जुलाई में होने वाले अपने वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, और इसके लिए बोला है पेरिस आने का आमंत्रित दिया गया है फ्रांस के द्वारा,
है ना। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है और फ्रांस के इतिहास में इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए हर साल 14 जुलाई को सुबह ये परेड स्टार्ट की जाती है, जिसको बैस्टिल डे परेड किया जाता है। दुनिया के सबसे पुराने और नियमित होने वाले सैन्य परेडों में से एक है। बैस्टिल एक सैन्य किला था, एक राजनीतिक जेल के रूप में माना जाता था, जिसका जब पतन हुआ, है ना, जो राजशाही का प्रतीक था, तो जब इसका पतन हुआ तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बैस्टिल डे परेड ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल का जब पतन हुआ था, तो इसके बाद ही फ्रांस की क्रांति की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो फ्रांस के इतिहास में, फ्रांस की जो स्वतंत्रता का इतिहास है, जो फ्रीडम का इतिहास है, उसमें बैस्टिल डे का बहुत ज्यादा महत्व है। बैस्टिल डे को फ्रेंच में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंच में इसको ले 14 जूलियट या फिर ले फेटे नेशनले के नाम से भी इस दिन को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अंजलि शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने फतह हासिल करी है अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस, जिसको बोलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसको बोलते हैं लुआंचरी, जिसको हम गद्दी परिधान भी कहते हैं ना, यानी गद्दी पोशाक कहते हैं, उसको पहनकर फतह हासिल करी है माउंट किलिमंजारो चोटी पर। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और जो पहली बार कोई चीज होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की रहने वाली है। इन्होंने गद्दी परिधान, या जो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसका नाम है लुआंचरी, उसको पहनकर ये फतह हासिल करी है। तो भारत की पहली ऐसी महिला बन गई है। माउंट किलिमंजारो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैप को देख लीजिए। किलिमंजारो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मैप में दिख रहा है, तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर है, स्पेशली ये तंजानिया में आता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है ये। इसको हम 3 पार्ट में या 3 शंकुओं से बना हुआ है। ये जो ये पर्वत है 3 शंकुओं से बना हुआ है, या हम इस कह सकते हैं कि इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, किबू, बेवेंजी और शिरा, है ना। स्पेशली तंजानिया में स्थित है। 5,895 मीटर की इसकी ऊंचाई है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है ये जो पहाड़ है पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है और ज्वालामुखी पर्वत है ये, है ना। इसीलिए ज्वालामुखी पर्वत होने की वजह से इसको स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे स्ट्रेटोवोल्केनो जो वर्ड है वो इसलिए यूज किया जाता है जहां पर राख, लावा और चट्टान से बने बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, या ज्वालामुखी शब्दों के लिए इस्तेमाल करने वाला जो वर्ड है, एक पर्टिकुलर जो वर्ड है वो है स्ट्रेटोवोल्केनो। और 1987 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व विरासत स्थल के रूप में अपने लिस्ट में शामिल करा था। किसे? किलिमंजारो को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉयल लिमिटेड के बारे में। मॉयल लिमिटेड क्या है? मॉयल लिमिटेड वो है जो मैगजीन अयस्क की खुदाई करती है, उसका उत्पादन करती है ना। तो इसने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में जो इसका उत्पादन था वो उच्चतम रिकॉर्ड पर गया है। 13.02 लाख टन मैगजीन अयस्क के उत्पादन के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज करी गई है। मॉयल लिमिटेड के द्वारा ऐसी बात कही गई है। जो मैगजीन है उसका उपयोग 100% कहाँ पर किया जाता है? तो बैटरीज को बनाने में, या फार्मास्यूटिकल जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जो उपकरण है उसको बनाने में किया जाता है। मॉयल लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी है। 1962 में इसका नाम मैगजीन और लिमिटेड के रूप में किया गया था और 2010 और 11 में इसका नाम चेंज करके मॉयल लिमिटेड कर दिया गया था। मॉयल लिमिटेड की अगर भारत में आप देखें तो 11 मैगजीन अयस्क खदानें हैं, जिसमें से 7 जो खदानें हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले में है। यानी 7 खदानें आपको महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले में मिलेंगी, और जो इसकी 4 खदानें हैं वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में देखने को मिल जाएंगी। मॉयल लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के नागपुर में मिलेगा, और इसके सीएमडी कौन है? जो तो अजीत कुमार सक्सेना जी हैं।
देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने 3 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। साथ में ही इस अवसर पर उनके द्वारा जो राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। और इन्होंने जो नवीनतम कार्यालय खुला है, कहाँ पर, शिलोंग, पुणे और नागपुर, उसका उद्घाटन भी करा। और साथ में ही हीरक जयंती के समारोह वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करा गया है। और साथ में ही इन्होंने एजेंसी का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च करा इस अवसर पर, यानी हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ट्विटर हैंडल एजेंसी, जो ट्विटर हैंडल है एजेंसी का, उसको भी लॉन्च किया गया है। देखो, होम मिनिस्ट्री के प्रस्ताव के द्वारा संस्थानम समिति के द्वारा इसकी स्थापना की सिफारिश करी गई थी और इसकी स्थापना करी गई थी 1963 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत इसको जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को, है ना। इसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में मिलेगा। इसका आदर्श वाक्य उद्योग, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा है। साथ में इसका लोगो भी है, जिसे आप देख सकते हैं। सीबीआई का एक निदेशक होता है, एक डायरेक्टर होता है, जो पूरे इस सीबीआई को यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को संभालता है, उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। इसका जो कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत भारत सरकार के अधीन ये आता है। साथ में ही ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के दायरे में आता है। सीबीआई यानी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से रिलेट करता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इस सेशन में इतना ही दोस्तों। फिर से मैं मिलूंगी कल अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर, इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी जगह पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं कंटेंट, मटेरियल, न्यूज़ को ब्रीफ में अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस कोशिश में कामयाब हुई हूँ तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिसको इस तरीके के कंटेंट या मटेरियल की ज़रूरत है उन तक इस तरीके का मटेरियल पहुंच जाए, है ना। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है, साथ भी दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।